Hello everyone, how are you? Welcome to your own YouTube channel. Welcome to my R&D. तो आज डे 5 है हमारा और हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉड्यूल से। मॉड्यूल थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे और मॉड्यूल्स के बाद इनमरेबल एंड देन आइट्रेटर्स। तो आज के लिए 3 टॉपिक्स है हमारे पास। सबसे पहला मॉड्यूल्स इन डिटेल एंड नेक्स्ट टॉपिक इनमरेबल्स एंड देन फाइनली आइट्रेटर्स। ये 3 टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले मॉड्यूल्स का देखते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने पहले से बना रखा है। सी ड्राइव एनजी INX, अगर किन्हीं को पता हो, ये सर्वर रन कराने के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे IIS सर्वर होता है, टॉमकेट वगैरह में रन करवाते हैं, वैसे ही एनजी INX सर्वर है। इसमें एक HTML फाइल मैंने बना रखा है और 2 JS फाइल है। इस अ, इस HTML या फिर इस एप्लीकेशन को अगर एक्सेस करना है तो डायरेक्ट हम लोकल होस्ट यूज कर सकते हैं। तो पहले मैं लोकल होस्ट पे चलाता हूँ, फिर कोड खोलेंगे, फिर समझेंगे। लोकल होस्ट सोल सोल को क्लियर किया और एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एप्लीकेशन मैंने बना रखा है। इसको एडिटर में खोलता हूँ एंड सोल डॉट मॉड्यूल बेसिकली नेम स्पेस होता है जिसे हम लाइब्रेरी की तरह यूज कर सकते हैं। तो एक छोटा सा मॉड्यूल हमने यहाँ पे बनाया है जिसमें एक ही वेरिएबल है। मॉड्यूल के अंदर हम वेरिएबल रख सकते हैं, फंक्शन रख सकते हैं या फिर क्लास को भी रखा जा सकता है। और ये जरूरी नहीं कि हम इसके लिए टाइप स्क्रिप्ट को यूज करें। इटसेल्फ जावा स्क्रिप्ट में हम यूज कर सकते हैं। जावा स्क्रिप्ट ये 6 में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये मैक्सिमम ब्राउजर्स में सपोर्टेड नहीं है या फिर नोड जेएस पे भी डायरेक्ट सपोर्टेड नहीं था और इसीलिए लास्ट सेशन में ये नहीं चल रहा था। लेकिन क्रोम जो ब्राउज़र है वो अपडेटेड होता है और उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सपोर्टेड होती है। तो इसे मैं ब्राउज़र पे आज रन करवाने वाला हूँ। तो एक छोटा सा मॉड्यूल बनाया, उसमें एक वेरिएबल रखा है PI, जिसमें वैल्यू है 3.14। इसको एक्सपोर्ट कर दिए हैं और इसको अब यूज़ करने के लिए एक दूसरा JS फाइल मैंने बनाया है। बहुत सिंपल रखे हैं एग्जाम्पल। यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं PI को। कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं? तो pi.js से। और pi.js में बस फाइल एक वेरिएबल रखा हुआ है जो कांस्टेंट टाइप का है, जिसमें 3.14 है। अब इस जो यूज pi.js है, जिसमें सिर्फ एक कंसोल किया गया है PI को, और PI आ रहा है लाइब्रेरी से, यानी pi.js से। अब इस use pi.js को हम index.html पे यूज करने वाले हैं। तो pi.js स्क्रिप्ट को यहाँ पे इंक्लूड कर लिए और साथ में मैंने use pi.js को भी इंक्लूड कर लिया। अब यहाँ पे जो नई चीजें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये कि इसका टाइप हमें स्पेसिफाई करना है और टाइप मॉड्यूल होना चाहिए, क्योंकि हमने मॉड्यूल बनाया है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को यूज किया है, जो ये 6 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इस स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, इसको हटा लेते हैं और बस यही एप्लीकेशन था। एक बार इसको सेव किए और फिर से कंसोल को रिप्लेस करके, और यहाँ पे 3.14 आ रहा है ब्राउजर पे, यानी क्रोम ब्राउजर पे हम मॉड्यूल चला सकते हैं और ये चल रहा है। एग्जाम्पल बहुत सिंपल रखें। बाकी जो डिटेल्स होगा मॉड्यूल का, उसको हम लोग टाइप स्क्रिप्ट में देखेंगे। तो ब्राउजर को करते हैं क्लोज, फोल्डर को भी किया क्लोज, एडिटर क्लोज, और बाकी जो फंक्शनलिटी है मॉड्यूल्स का वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डेमो 1, और फिर से एक मॉड्यूल बनाते हैं डेमो 1 में, और इस मॉड्यूल में हम 3 चीज रखने वाले हैं। सेम वेरिएबल फिर से रख रहे हैं 3 पॉइंट, और इसका एक्सटेंशन जो होगा .js नहीं रखे, .ts रखते हैं। टाइप स्क्रिप्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट PI, एक एक वेरिएबल रखें, उसके बाद एक फंक्शन रखते हैं इसके अंदर
गेट एरिया, एरो फंक्शन चूंकि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो एरो फंक्शन यूज करेंगे। गेट एरिया इक्वल्स टू फंक्शन, और एरिया के लिए हमें चाहिए रेडियस, तो ये रेडियस लेगा एंड देन एरो फंक्शन, और एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू, इट मीन्स पाई इंटू रेडियस एंड अगेन रेडियस। ये हमारा गेट एरिया फंक्शन बन गया। और एक और चीज हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं और वो है क्लास, और क्लास का नाम हम रख रहे हैं सर्कल, कुछ भी रखा जा सकता है। बेसिकली ये एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं ताकि ये कंसेप्ट हमारा क्लियर हो कि मॉड्यूल से हम केवल क्लास एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, मॉड्यूल से हम फंक्शन को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं और चाहे तो डायरेक्ट वेरिएबल को भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। इसलिए इस एग्जाम्पल में मैंने तीनों को रखा है, वेरिएबल, फंक्शन एंड क्लास। और ये क्लास करेगा क्या, तो एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं और ये कुछ नहीं करेगा, और इसके अंदर भी एक फंक्शन बना लेना है सेम, गेट एरिया, और ये भी रिटर्न कर देगा पाई आर स्क्वायर, तो आर रिटर्न पाई इंटू आर इंटू आर, दैट्स इट। अब इसको ये सेव, और ये जो डेमो 1 है इसको रीनेम कर रहा हूँ मैं, सर्कल, ये लाइब्रेरी काइंड ऑफ है तो लीव डॉट टी एस या सर्कल डॉट टी एस कर लेते हैं इसे। एंड देन अब इस लाइब्रेरी को या फिर इस मॉड्यूल को यूज करना है तो उसके लिए एक दूसरा फाइल बना रहे हैं, डेमो डॉट टी, और यहाँ पे सिंपली उसको इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट इंडिविजुअल, हर हर इंडिविजुअल चीज को इंपोर्ट कर रहे हैं हम, वेरिएबल को इंपोर्ट कर रहे हैं, फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं और क्लास को भी इंपोर्ट कर रहे हैं। किसी एक को भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम तीनों को इंपोर्ट करें, बट अभी के लिए मैं तीनों को इंपोर्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम डॉट एंड देन सर्कल। एंगुलर, रिएक्ट और एंगुलर में बहुत ज़्यादा यूज होता है मॉड्यूल्स। तो इंपोर्ट हो गया है, टेस्टिंग के लिए हम कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं, पी आई एंड देन गेट एरिया, ये डायरेक्ट गेट एरिया मेथड है, रेडियस पास किया 2, और सर्कल क्लास को भी यूज करना है तो एक वेरिएबल बना लिया, एक्स न्यू सर्कल, एक ऑब्जेक्ट बना लिया, और इस ऑब्जेक्ट पे मेथड मिल जाएगा गेट एरिया, और इस बार पास कर रहे हैं 3। तो वेरिएबल को भी यूज कर रहे हैं, फंक्शन को भी यूज कर रहे हैं और क्लास को भी यूज कर रहे हैं। इसको रन करवाते हैं। टीएस नोड यूज कर सकते हैं हम, या डेमो यूज कर सकते हैं, टीएस नोड डेमो 1 डॉट टीएस। एक्सटेंशन ऑप्शनल है तो डेमो 1 भी लिख सकते हैं। और ये चल रहा है, पाई का वैल्यू आ गया 3.14, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग किया उसका पाई वैल्यू आ रहा है, लास्ट वाले का नहीं आ रहा है क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया। तो कंसोल डॉट लॉग, और ये एरिया भी आ जाएगा। एक्सटेंशन ऑप्शनल है तो एक बार हटा के देख लेते हैं। और ये चल रहा है। तो ये रेगुलर तरीका था, सिंपल तरीका था इंपोर्ट करने का। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसमें सेम लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे बट थोड़ा थोड़ा चीज़ें बदलते चले जाएंगे। तो डेमो 2 डॉट टी एस, सर्कल रीनेम हो गया क्या? ओह सॉरी, ये हमारा सर्कल डॉट टी एस था। एक नई फाइल बनानी है, डेमो 2 डॉट टी एस, जिसमें सेम सर्कल हम इंपोर्ट करेंगे। कोड भी मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। और इस बार हम चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल को इंपोर्ट नहीं करें, एक ही साथ इंपोर्ट करें, तो वो कर सकते हैं। या फिर उससे पहले हम चाहते हैं कि इसको रीनेम कर लें, जिस नेम से डिक्लेयर किया गया था लाइब्रेरी के अंदर उस नेम से मुझे अपने एप्लीकेशन में यूज नहीं करना है।
तो इंपोर्ट करते समय हम वेरिएबल, फंक्शन या क्लास को रीनेम कर सकते हैं एज पर आवर नीड, और रीनेम के लिए एज कीवर्ड यूज किया जा सकता है। तो pi, और मैंने इसको रीनेम कर लिया a। सिमिलरली गेट एरिया को मैं रीनेम कर रहा हूँ b, और सर्कल को भी रीनेम करने वाला हूँ मैं एज c। तो इस बार हम लोग pi की जगह a यूज कर सकते हैं, गेट एरिया जो फंक्शन है उसकी जगह b यूज कर सकते हैं, और सर्कल की जगह c। तो ये डेमो 2 सिंपल ये बता रहा है कि हम इंपोर्ट करते समय मॉड्यूल्स के एलिमेंट को रीनेम कर सकते हैं। रन करवाते हैं डेमो 2। और ये रन कर रहा है, तो रीनेमिंग संभव था। एक और डेमो 3 ले रहे हैं जिसमें थोड़ा और चेंज करेंगे। डेमो 3.ts कंट्रोल A कंट्रोल C डेमो 3। और इस बार हम चाहते हैं कि हर इंडिविजुअल को इंपोर्ट नहीं करना है, एक ग्रुप में इंपोर्ट करना है, एक ऑब्जेक्ट में इंपोर्ट करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं स्टार, इंपोर्ट स्टार, और इसको रीनेम करना पड़ेगा। तो एक नया नाम इसको दे सकते हैं, नाम कुछ भी दिया जा सकता है। इसका नाम रख लेते हैं हम लोग इंपोर्ट स्टार एज, कुछ भी रखा जा सकता है, तो हम इसको ए रख लेते हैं। अब जो भी मेंबर थे, जो पीआई था, गेट एरिया था या सर्कल, तीनों का तीनों इंपोर्ट हो गया होगा, और उसको हम रेफर कर सकते हैं ए से। तो अब डायरेक्ट ए यूज नहीं करना, सॉरी पीआई यूज नहीं करना है, उससे पहले ए लगाना पड़ेगा। तो हम यूज कर सकते हैं ए डॉट पी आई, सिमिलरली ए डॉट गेट एरिया, एंड फॉर सर्कल एज वेल ए डॉट सर्कल। तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। इसको सेव किया और इसको भी रन कराते हैं। टीएस नोड डेमो 3। तो अभी हम देखें कि कैसे एक मॉड्यूल डिफाइन करते हैं, और उसको 3 तरह से हमने एक्सपोर्ट किया, सॉरी इंपोर्ट किए। डेमो 1 के अंदर डायरेक्ट इंपोर्ट किए, रेगुलर मेथड, हर जगह ऑलमोस्ट यही सिंटैक्स दिखता है, एंगुलर हो या फिर रिएक्ट हो। दूसरा जो सिंटैक्स था उसमें हम लोग रीनेम किए, ये बहुत कम लोग यूज करते हैं बट कर सकते हैं हम, रीनेम कर सकते हैं। और तीसरा जो हम देखें कि हर इंडिविजुअल नेम को इंपोर्ट नहीं किए, एक ही नेम में सारे को इंपोर्ट कर लिए, तो ये भी यूज किया जा सकता है। 3 तरीका। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है मॉड्यूल के केस में, डिफॉल्ट का केस, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, वो इम्पोर्टेंट है, तो उसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। न्यू फाइल leap.ts, और चीजों को समझने के लिए थोड़ा छोटा और आसान एग्जांपल लेना ज्यादा सही रहेगा। तो एक्सपोर्ट, और सिंपल एग्जांपल है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड देन कॉन, और एकदम सिंपल रखना है तो एक वेरिएबल ले लिया सिंप्लीफाई 3.14, सेव। और इसको एक्सेस करने के लिए एक नया एप्लीकेशन demo4.ts इंपोर्ट। और इस बार जब हम डिफॉल्ट इंपोर्ट करते हैं, तो उस केस में इंपोर्ट करते समय हम कोई भी नया नाम दे सकते हैं, इधर हम पीआई से इंपोर्ट कर सकते हैं या फिर किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट और नाम एक्स रख लेते हैं, एक्स फ्रॉम डॉट लीव। यहाँ पे केवल एरर दे रहा है, एक्सप्रेशन एक्सपेक्टेड टीएस डिफॉल्ट एक्सपोर्ट कॉन पीआई इक्वल्स टू, सही दिख रहा है बट पता नहीं क्यों सिंटैक्टिकल एरर दिखा रहा है, बट चलाते हैं इसको। टीएस नोड डेमो 4.ts। एरर तो नहीं आया, बट कुछ आउटपुट भी प्रिंट नहीं किया क्योंकि हमने एक्स को नहीं यूज किया था। तो एक्स, ओके, आई थिंक एक्स डॉट पाई करना पड़ेगा सर, ऐसा। नहीं वो ठीक है, कॉन्स्ट का एरर दिखा रहा है ये लीव में। यहाँ पे सिंटैक्स एक्सपोर्ट डिफॉल्ट सिंटैक्स तो सही है,
देन कॉन्स्ट पी कॉन्स्ट नहीं ले रहा है बेसिकली ये। एक बार ट्राई करते हैं, क्या भूल क्या रहा है ये, सेमी कॉलन। तो एक्सपोर्ट किया था, कौन चल रहा था ना, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट पी, ठीक है। डिफॉल्ट एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पहले आया क्या? एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं, सेम चीज तो हमने यूज किया है अभी अभी सर्कल डॉट टी एस में, राइट एक्सपोर्ट। बट ठीक है, वहाँ पे डिफॉल्ट नहीं था बस, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। अच्छा ठीक है, एक दूसरा सिंटेक्स में ट्राई करते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एंड टी आई। देखिए ये सिंटेक्स दे रहा है, ठीक है इसको ट्राई करते हैं। ठीक है ये चल रहा है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें देखना जरूरी था वो ये कि डिफ़ॉल्ट जब हम लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं कि हम सेम नाम यूज़ करें, किसी भी नाम से उसको इंपोर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अभी हमने एक्स के नाम से इंपोर्ट किया है, तो प्रॉब्लम क्या है कि जब हम एक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट जब भी लगाएंगे तो एक ही चीज़ एक्सपोर्ट कर पाएंगे, कोई दूसरा चीज़ एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल सर्कल में हमने कई चीज़ें एक्सपोर्ट किया था, बट अगर हम डिफ़ॉल्ट के साथ जा रहे हैं तो एक ही होगा। आई मीन एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो ये चीज़ है, क्योंकि उसको किसी भी नाम से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर मल्टीपल एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट होगा तो भी पता ही नहीं चल पाएगा एप्लीकेशन को कि कैसे हो रहा है। बट एक चीज़ ये और है कि बिना डिफ़ॉल्ट और डिफ़ॉल्ट दोनों को एक साथ मिक्स किया जा सकता है। तो एक बार मिक्स करते हैं और फिर देखते हैं कि उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक नया फाइल बना रहे हैं leap2.px, इसको लीप को कॉपी कर लेते हैं, सेम चीज़ ये, और फंक्शन वगैरह भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट एरिया, सेम सेम चीज ले रहे हैं दोबारा ताकि हम एक्चुअल कंसेप्ट को समझ पाए। एरिया और ये लेगा रेडियस और एरो फंक्शन, और ये रिटर्न करेगा 5r² इंटू आर इंटू आर। तो ये फंक्शन हो गया, और ये जो हमारा फंक्शन है वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है। एक और ले लेते हैं क्लास, एक्सपोर्ट क्लास सर्कल। कुछ रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, तो फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं, चीज़ों को थोड़ा सिंपल रखते हैं। अब इसको इंपोर्ट करना है तो डेमो फाइल डॉट टी एच इंपोर्ट। इन जनरल बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि जब कोई हम क्लास बनाते हैं तो एक फाइल में एक ही क्लास बनाते हैं और उसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर सकते हैं या फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट टेस्टिंग के लिए, चीज़ों को सीखने के लिए मैं मिक्स कर रहा हूँ। यहाँ पे लीप 2 में हमने क्लास भी रखा है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी रखे हैं और एक्सपोर्ट भी, दोनों एक साथ, ताकि हम ढंग से सीख पाएँ इसको। तो इम्पोर्ट, अब अगर हम सिर्फ एक नाम दे दें, फॉर एग्जांपल एक्स फ्रॉम डॉट लीप 2 एंड देन कंसोल डॉट लॉग एक्स, इम्पोर्ट एक्स फ्रॉम, ठीक है। लीप 2 से इंपोर्ट कर रहे हैं, सिर्फ एक्स को इंपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर लीप 2 को देखा जाए तो यहाँ पे तीन चीजें थी, गेट एरिया है, सर्कल है और साथ में पाई भी है, डेमो 5। लेकिन केवल मैं एक्स को इंपोर्ट कर रहा हूँ जो कि है भी नहीं उस लाइब्रेरी में, डेमो 5। और इसको देख रहे हैं तो ये प्रिंट कर रहा है 3.14। ऐसा क्यों? बिकॉज पी जो था वो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट था, और जो डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया जाता है उसके लिए दो चीज़ है। एक तो हमें कोई भी नाम से हम यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि हम सेम नाम यूज़ करें। दूसरी चीज़, हम उसके लिए कर्ली ब्रेस नहीं लगाते हैं। अगर हम कर्ली ब्रेस के अंदर इसको इंपोर्ट करेंगे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि एक्स एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है लाइब्रेरी 2 के अंदर से। वो ढूंढेगा एक्स को कि लीप 2 में एक्स है या नहीं है, अगर कर्ली ब्रेस के अंदर होगा तो।
और अगर एग्जैक्ट नेम नहीं है उस लाइब्रेरी में तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट के केस में किसी भी नाम से उसको एक्सेस किया जा सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कर्ली ब्रेस उस केस में यूज़ नहीं करना है। तो एक यहाँ एरर भी दिखा रहा है, पढ़े अगर तो ये बता रहा होगा कि उसमें एक्स मेंबर नहीं, हैज़ नो एक्सपोर्टेड मेंबर। तो ठीक है, एक्स के लिए हम इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे आ गया क्वेश्चन कि फिर बाकी चीज़ें हम कैसे इंपोर्ट करें। जो डिफ़ॉल्ट मेंबर था वो तो एक्सपोर्ट हो गया, किसी भी नाम में हम ए लिखे, बी लिखे, एक्स लिखे, वाई लिखे, वो एक्सेस हो जाएगा। लेकिन बाकी मेंबर का क्या क्या तो बाकी मेंबर भी हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, और बाकी मेंबर चूंकि नेम्ड मॉड्यूल है, उसका एक नाम है, इसलिए कर्ली ब्रेस यूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो प्रीवियस सिंटैक्स हम यूज कर रहे थे वो यूज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे गेट एरिया और कॉमा हम सर्कल को यूज कर सकते हैं, या फिर अगर रीनेम करना चाहते हैं हम तो एज को भी यूज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल सी से मैंने सर्कल को रीनेम कर लिया, चीजें मिक्स हो गई, तीनों केस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब एक मल्टी ऑब्जेक्ट, लाइन भी कर सकते हैं इंपोर्ट ना। हाँ, एस्ट्रिक, ना मल्टी लाइन इंपोर्ट कर सकते हैं, लाइक बी के हाँ लिए करेंगे जो डिफॉल्ट है, हाँ और हाँ, दो जो है जो डिफॉल्ट नहीं है उसके लिए नेक्स्ट लाइन में इंपोर्ट कर्ली ब्रेस स्टार्ट एंड लाइक। एग्जैक्टली। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं मल्टी लाइन में, उनका कहना यही है और बिल्कुल सही है, थोड़ा क्लैरिटी भी रहता है। तो ऐसे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, बट वही है कि ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ये फ्रॉम एंड देन लीड टू। ठीक है, बहुत से टेक्स्ट हमने यूज कर लिया, अब एक नया सर्कल बनाना है तो सी, और ये एरर नहीं आना चाहिए तो इतना ही चला लेते हैं। सेव किया, डेमो 5, और ये चल रहा है हमारा। आई थिंक मॉड्यूल में इतना ही है जो मैक्सिमम केसेस है। इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ये कि एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट में क्या अंतर है। तो जब एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम करते हैं तो उस केस में इंपोर्ट करते समय हम किसी भी नाम को यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि सेम नाम से हम इंपोर्ट करें जिस नाम से एक्सपोर्ट किया गया था। तो ये एक अंतर है। दूसरी चीज, कर्ली ब्रेस उस केस में हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये है, और पूरा पूरा एक फाइल के अंदर एक ही डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा, एक से ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे जो लिब टू यूज़ किया गया, हमने मिक्स किया है, बट हमने डिफॉल्ट एक ही रखा है, दो डिफॉल्ट नहीं है। सिंपल एक्सपोर्ट मल्टीपल हो सकता है, बट डिफॉल्ट एक ही होगा। तो ये है, यहाँ पे डेमो के साथ अगर चाहते तो इस चीज़ को थोड़ा मिक्स भी कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आई मीन स्टार को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लाइक इम्पोर्ट बी को सेम रखते हैं और स्टार एज करके कुछ और नया नाम दे सकते थे, न्यू नेम फ्रॉम टू। तो ये सिंटैक्स भी यूज कर सकते हैं, और इस केस में ये सी नहीं चलेगा क्योंकि सी के लिए यहाँ पे देना पड़ेगा नेम स्पेस न्यू डॉट नेम एंड डेट डॉट सी। सॉरी, सी तो था नहीं उसके अंदर, सर्कल। तो ये सिंटैक्स चल जाएगा। तो हम ऐसे भी मिक्स करके यूज कर सकते हैं चीज़ों को। आई थिंक मॉड्यूल का काम खत्म हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इतना ही। कहीं कुछ किन्हीं को डिस्कस करना हो तो वो चीज़ हम लोग कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग मूव करेंगे इनमरेटर पे, इनमरेबल्स। दो क्वेश्चन है जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन। नो क्वेश्चन, सब क्लियर है, राइट? ठीक है। है, हाँ हाँ, क्वेश्चन है सर। है, ओके। हेलो। हाँ हाँ, आवाज़ आ जस्ट रही है इधर। क्लैरिफिकेशन के लिए फ्यू क्वेश्चन। हम्म। अगर like हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब किसी भी मतलब वो जेएस फाइल में जो भी मॉड्यूल, ठीक। तो अगर 10 मॉड्यूल हम लोग डाल रहे हैं तो 10 में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट डाल रहे हैं, तो कुछ कॉमन ऐसा है कि जैसे कि 10 के लिए सिर्फ एक्सपोर्ट कॉमन कर दे कहीं पे टॉप पे, डायरेक्ट हम लोग सारा मॉड्यूल लिख देने की, हाँ, सारे के एग्जैक्ट, लिए स्पेसिफिक। कर सकते हैं, कर सकते हैं इन जनरल। और इन जनरल हम लोग वैसे ही बनाते हैं, एक इंडेक्स डॉट टी एस या इंडेक्स डॉट जे एस बना लेते हैं, और एक्चुअली रीयूज कर सकते हैं हम। जैसे ये जो लाइब्रेरी है ये एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और लिब भी एक्सपोर्ट कर रहा है और सर्कल भी एक्सपोर्ट कर रहा है। तो एक नई फाइल हम बना सकते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स डॉट टी एस और समथिंग, और यहाँ पे जितने भी डिपेंडेंसीज है सबको हम इंपोर्ट कर लेंगे। मैं डॉट डॉट लिख रहा हूँ, जितने भी फाइल्स हैं, और फाइनली हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट या एक्सपोर्ट, और इसके अंदर सारे को रीयूज कर लेंगे। आई मीन अगर हम लीव टू से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सपोज पी आई को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये एक्सपोर्ट हुआ और इंडेक्स में इंपोर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, और फिर से यहाँ पे फाइनली हम कर देंगे इसको एक्सपोर्ट पी आई को। तो इस तरह से यूजर या फिर एप्लीकेशन में जब हमें यूज करना होगा तो हर लाइब्रेरी से इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, एक ही इंपोर्ट करना पड़ेगा इंडेक्स डॉट से। ठीक है।
और इसको अगर हम डिफ़ॉल्ट कर लेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और इस केस में सारे जितने भी हम इंपोर्ट किए होंगे सारा यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल गेट एरिया एंड देन सर्कल। अभी एरर आ रहा है क्योंकि हमने इंपोर्ट नहीं किया। ठीक है, तो हमने क्या किया, इंडेक्स डॉट टीएक्स में नया कोई भी काम नहीं लिखा, बट पहले से जितने भी लाइब्रेरीज हमने बनाया था सबको इसमें इंपोर्ट किए और फाइनली एक साथ सबको एक्सपोर्ट कर दिए। तो ऐसा कर सकते हैं, और इन जनरल एप्लीकेशन में ऐसे ही करते हैं हम लोग, सारे लाइब्रेरी को एक में इंपोर्ट करके और उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो एप्लीकेशन में जब यूज़ करना होगा, फॉर एग्जाम्पल सपोज अगर HTML में हमें यूज़ करना है तो सिर्फ इंडेक्स डॉट टी एस को यूज़ करें। क्लियर धर्म? हाँ सर, क्लियर है। अच्छा, मतलब कि यहाँ पे हम लोग टाइप स्क्रिप्ट बोलते हैं कि टाइप हम लोग को देना पड़ता है, लेकिन अभी जितना भी फाइल क्रिएट की उसमें तो किसी में टाइप दिए नहीं, टाइप तो मतलब टाइप ऑप्शनल होता है, मैंडेटरी नहीं है, बट यहाँ टाइप दे सकते हैं, लेकिन जावास्क्रिप्ट में हम टाइप दे ही नहीं सकते। वहाँ इम्प्लिसिटली डायनेमिकली टाइप डिसाइड होता है, यहाँ पे स्टैटिक टाइप हम दे सकते हैं। जैसे अगर हम देखें तो टाइप नहीं दिए किसी में, बट टाइप हम दे सकते हैं, वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। आई मीन जैसे यहाँ पे पाई बनाया गया तो हम चाहें तो इसका टाइप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं नंबर, तो ये भी चलेगा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा। या फिर फंक्शन हम बना रहे हैं तो उसका रिटर्न टाइप दे सकते हैं, या कोई पैरामीटर अगर ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम आर ले रहे हैं तो इसको हम दे सकते हैं अगेन नंबर, ये डिसाइड कर सकते हैं। तो टाइप ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है, हम दे भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, बस लास्ट होगा कहीं हाँ इसके लिए। ठीक है, नहीं क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, जितना ज़्यादा पहले क्वेश्चन भी होगा। पहले भी जावा स्क्रिप्ट में हम लोग एक्सपोर्ट के जैसा तो करते थे, जैसे कि दो जावा स्क्रिप्ट बनाया, किसी एचटीएमएल में डालना है या जावा स्क्रिप्ट को जावा स्क्रिप्ट डालना है, तो राइट स्क्रिप्ट टैग में हम लोग मतलब डायरेक्ट मतलब उसको लिंक दे देते थे, करेक्ट? राइट। तो मतलब कि तो उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में? वहाँ यहाँ भी आप मतलब एक तरह से लिंक दे रहे हैं लेकिन एक्सपोर्ट की मदद से, लेकिन वहाँ पे डायरेक्ट हम लोग स्क्रिप्ट टैग की मदद से देते थे पूरा लिंक, तो भी एक्सेस करते थे सारा एलिमेंट। तो मतलब डिफरेंसेस मतलब किस बेसिस पे? डिफरेंसेस बेसिकली कुछ है नहीं, एग्जांपल के लिए मैं बार बार नोट ले रहा हूँ, इसलिए कि उसको चलाना इजी है, प्लेटफॉर्म मिल जाता है, इजीली चला लेते हैं। अगर हम HTML पे चलाना चाहते हैं तो फिर हमें HTML फाइल बनाना पड़ेगा, उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो जो ये जो आप डेमो कर रहे हैं ना, ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, इसलिए मैं नोट पे चला रहा हूँ, लेकिन हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे चला सकते हैं। डे वन पे ही हमने डिस्कस किया था कि टाइप स्क्रिप्ट या जावा स्क्रिप्ट को रन कराने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जहाँ भी जावा स्क्रिप्ट का इंजन है, रन टाइम एनवायरनमेंट है, वहाँ पे हम चला सकते हैं। ठीक है, अब टाइप स्क्रिप्ट, ये एग्जांपल था हमारा जो स्टार्टिंग में लिए थे। अगर हम एंगुलर एप्लीकेशन बना रहे हैं या रिएक्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, टाइप स्क्रिप्ट में हम लोग कोड करते हैं टाइप स्क्रिप्ट में, लेकिन एक्चुअली ब्राउजर पे वो नहीं जाता है, ब्राउजर पे ऐसे ही लोड होता है जैसे ये एग्जांपल मैंने दिखाया था। अगर उसका इंटरनल कोड जाके देखें जो बिल्ड फाइल बनता है, तो वहाँ पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल होता है, और वहाँ पे भी स्क्रिप्ट टैग लगे होते हैं, और ऐसे ही बंडल डॉट जेएस को इंक्लूड किया गया होता है, वो चाहे एंगुलर हो या फिर रिएक्ट जेएस हो। ओके ओके। क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट डायरेक्ट ब्राउजर पे चलेगा नहीं, ब्राउजर में ये सपोर्ट है नहीं, ब्राउजर सिर्फ जावा स्क्रिप्ट को समझता है। तो टाइप स्क्रिप्ट हम जब कभी भी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर भी हमें यूज़ करना पड़ता है, और वो कंपाइलर ट्रांसलेट करता है, उसको ट्रांसपाइल करता है जावा स्क्रिप्ट में। एच टी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में उसके बंडल डॉट जेएस को वेब पैक यूज़ किया जाता है, इंटरनली यूज़ होता है बेसिकली, हमें कुछ करना नहीं पड़ता है। जब हम प्रोजेक्ट कमांड लाइन से बनाते हैं, एंगुलर हो या रिएक्ट हो, तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें सेटअप तैयार करके हमें मिल जाता है। और जब हम रन कराते हैं एप्लीकेशन को तो पहले ट्रांसलेट करता है, बंडल डॉट जेएस बनाता है, बंडल डॉट जेएस को इंडेक्स डॉट एच टी एम एल से लिंक करता है, और तब जाके हमारा एप्लीकेशन रन करता है। वो ऐसे ही, वो भी ऐसे ही चलाता है, वो डिफरेंट अप्रोच फॉलो नहीं करता, लेकिन वो सारी चीज़ें हमें नहीं दिखती है क्योंकि वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड में होती है वहाँ पे। हम लोग यहाँ पे src इक्वल टू पी आई डॉट जे एस तो जावा स्क्रिप्ट है, तो टाइप यहाँ पे मॉड्यूल मतलब क्यों मतलब जेएस होना चाहिए? क्योंकि मॉड्यूल हम लोग टीएस में लिखे थे, करेक्ट? मतलब टीएस में कंसेप्ट है मॉड्यूल का, फिर जेएस नहीं में तो नहीं, कंसेप्ट नहीं। इसीलिए ये आज का जो सेशन है, ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इसीलिए मैं दे रहा हूँ कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट आया सीधे एंगुलर में आया, क्योंकि वो एंगुलर ही डायरेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, तो उनको लगता है कि एंगुलर का कंसेप्ट है। कुछ लोग को लगता है कि ये टाइप स्क्रिप्ट का कंसेप्ट है। ठीक है, लेकिन ये टाइप स्क्रिप्ट या एंगुलर का कंसेप्ट नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट का कंसेप्ट है। ES6 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को।
और जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूज करते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो ये चीज को ब्राउजर आइडेंटिफाई नहीं करेगा। ब्राउजर इसको आइडेंटिफाई करे, इसके लिए हमें स्क्रिप्ट में बताना पड़ेगा उसका टाइप, कि ये जो हमारा pi.js है ये रेगुलर जावा स्क्रिप्ट नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट का एक मॉड्यूल है, और इसीलिए यहाँ पे टाइप मेंशन करना पड़ेगा। अगर मैं टाइप को हटाऊंगा तो ये एप्लीकेशन नहीं चलेगा, एरर आना शुरू हो जाएगा। एरर क्या आएगा, वो बोलेगा कि एक्सपोर्ट सिंबल को वो नहीं समझता है, ये जो एक्सपोर्ट कीवर्ड यूज किया गया है इसको ब्राउजर नहीं समझता है। तो ब्राउजर को ये चीज समझ में आए, इसलिए ब्राउजर को बताना पड़ेगा कि ये जो मेरा pi.js है वो एक मॉड्यूल है। मॉड्यूल है, इट मीन्स उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूज किया गया होगा। क्लियर? क्लियर सर, थैंक अब टाइप स्क्रिप्ट पे अगर हम आते हैं, अगर टाइप स्क्रिप्ट पे आए तो टाइप स्क्रिप्ट का जो आई थिंक लास्ट सेशन में जो हमने लिया था, तो टाइप स्क्रिप्ट में सिर्फ हम उतना ही चीज देखे थे जो टाइप स्क्रिप्ट का अपना था। मतलब वैसे चीज देखे थे जो सिर्फ टाइप स्क्रिप्ट का है, वो ना तो जावा स्क्रिप्ट का है और ना एंगुलर का है, और उसमें हमने मॉड्यूल नहीं बताया था। उसमें क्या था, हमारा डेटा टाइप था, हमारा इनमरेशन था, हमारा इंटरफेस था, और एक्सेस मॉडिफायर था, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड एंड रीड ओनली। तो ये चीजें अगर जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट चलाएंगे, प्राइवेट पब्लिक नहीं चलेगा क्योंकि होता ही नहीं है, रीड ओनली चलाएंगे नहीं चलेगा क्योंकि होता ही नहीं है। वैसे ही डेटा टाइप डायरेक्ट यूज करेंगे तो वहां पे नहीं चलाने देगा क्योंकि वो होता नहीं है। इनम भी यूज नहीं कर सकते और इंटरफेस भी यूज नहीं कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब थोड़ा और अगर टाइप स्क्रिप्ट की बात करें तो टाइप स्क्रिप्ट सुपरसेट कहा जाता है जावा स्क्रिप्ट का, यानी जितनी चीजें जावा स्क्रिप्ट में है उस सारे फीचर्स का इम्प्लीमेंटेशन टाइप स्क्रिप्ट में भी किया गया है। तो जो चीजें हम जावा स्क्रिप्ट में चलाते हैं वो सारी चीजें टाइप स्क्रिप्ट में भी चलेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल ये है कि अगर .js फाइल को .ts में कन्वर्ट कर दे, सिंपली रीनेम करना है फाइल को, .js है उसको .ts करके अगर चलाएंगे तो वो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट में पूरे जावा स्क्रिप्ट का इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी है, तभी तो वो सुपर सेट है। लेकिन उसको चलाने के लिए जो हमें प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, वो वो प्लेटफॉर्म चाहिए जिसपे टाइप स्क्रिप्ट सपोर्टेड है। अगर ब्राउजर पे चलाएंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि ब्राउजर पे टाइप स्क्रिप्ट का सपोर्ट है नहीं, जावा स्क्रिप्ट का सपोर्ट है, और इसलिए टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइलर आया है। लेकिन अगर हम नोड प्लेटफॉर्म पे चलाएं, नोड पे भी नहीं चलेगा डायरेक्ट, क्योंकि नोड के पास भी सपोर्ट नहीं है। लेकिन नोड पे चलाने के लिए हम लोग क्या किए थे, एक एडिशनल पैकेज यूज कर रहे हैं। एडिटर पे अगर जाए तो यहाँ पे हम लोग नोड डायरेक्ट यूज नहीं कर रहे हैं, नोड की जगह पे हम टीएस नोड यूज कर रहे हैं। एक पैकेज हमने इंस्टॉल किया था टाइप स्क्रिप्ट जब डे वन पे चला रहे थे तो, और ये टीएस नोड क्या करता है, इंटरनली डेमो डॉट टीएस को कन्वर्ट किया होगा टाइप स्क्रिप्ट में, और तब नोड की मदद से इसको चलाया होगा। या फिर एक दूसरा प्लेटफॉर्म जो हम लोग देखे थे, डेनो, तो डेनो के थ्रू हम चला सकते हैं। डेनो डेवलप किया गया है उसी डेवलपर के द्वारा जिसने नोड जेएस को बनाया था, और नोड जेएस में कुछ डिमेरिट्स, कुछ लिमिटेशन दिखा था, उस चीज को हटा दिया गया है डेमो में। और डेमो का जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट फीचर है वो टाइप स्क्रिप्ट ही है। डेनो का में आउट ऑफ द बॉक्स है टाइप स्क्रिप्ट, यानी डायरेक्ट डेनो टाइप स्क्रिप्ट को सपोर्ट करता है। तो या तो हम डेनो से इसको चला सकते हैं या फिर टीएस नोड से चला सकते हैं। तो ये है सारी चीजें। एनी अदर डाउट धर्म? हेलो? नो सर। सर ठीक है, थैंक नहीं सर। ठीक है, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, मॉड्यूल्स को यहीं पे एंड करते हैं। अगला एग्जांपल हम लोग इनमरेबल्स पे चलते हैं और आइटरेबल पे चलते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डे 5 में ही एक, एक नया फाइल बना लेते हैं, demo6.js भी ले सकते हैं, टीएस भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि ये जावा स्क्रिप्ट का ही फीचर है तो .js ही ले रहा हूँ मैं। दो वर्ड है, दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में पूछा जाता है, इनमरेबल्स एंड आइटरेबल्स। ये अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे एक स्ट्रिंग बना रहे हैं, हेलो, एक एरे भी बना रहे हैं 10, 20 एंड 30, और एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, वो भी ए 5 बी 10 एंड सी 15। किसी भी लैंग्वेज में हम हो, कलेक्शन मल्टीपल डेटा को अगर स्टोर करना है तो यही तीन चीज इंपॉर्टेंट है, एरे है, ऑब्जेक्ट है, या फिर स्ट्रिंग है। इसी तीनों में से किसी एक को हम लोग यूज करते हैं कलेक्शन के लिए।
और अगर सिंगल वैल्यू स्टोर करना है तो हम वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में अगर देखें तो दो चीज़ें हैं, एक है फॉर इन, इट मीन्स फॉर के साथ हम इन ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं या फिर फॉर के साथ ऑफ ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये इंटरनली कैसे काम करता है ये समझना जरूरी है। तो ये समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा इनमरेबल्स एंड समझना पड़ेगा आइट्रेबल्स, क्योंकि उसी पे डिपेंड करता है ये फॉर इन और फॉर ऑफ। तो ये जो फॉर इन है वो इंटरनली इनमरेबल्स यूज करता है, और ये जो ऑफ है वो आइट्रेबल्स यूज करता है, आइट्रेटर्स बेसिकली। ये क्या है अभी तुरंत डिस्कस करेंगे हम। तो अब देखते हैं कि इनमरेबल्स क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट जो भी प्रॉपर्टी या की होता है वो बाय डिफॉल्ट इनमरेबल होता है, और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं फॉर इन की मदद से। हम लोग पहले भी देख चुके हैं फॉर इन को, बट एक बार और देखते हैं। इन AROI, और अगर एक्स को कंसोल डॉट लॉग करें तो ये हमें प्रॉपर्टी या फिर की देगा उसका, की और प्रॉपर्टी कह लें इसको। और एरे के केस पे जो की होता है वो इंडेक्सेज होता है, 0 से शुरू होता है। तो यहाँ पे 0 to 3 देगा। एक बार इसको चला लेते हैं, और ये JS फाइल है तो डायरेक्ट नोड से भी चला सकते हैं, demo6.js। तो 0 1 2 3। अब ये चीज़ें हो पाया क्योंकि बाय डिफॉल्ट एरे का कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो इनमरेबल होता है, इसलिए ये संभव है। अब हम क्या करते हैं, इस चीज़ को समझने के लिए एक एलिमेंट और उसमें ऐड करते हैं एरे में। और एलिमेंट ऐड करने का दो तरीका, एक तो डायरेक्ट हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इंडेक्स थर्ड, और इंडेक्स थर्ड पे हम डाल दे रहे हैं 40, और ये एलिमेंट भी बाय डिफॉल्ट इनमरेबल ही होगा, और इसको भी इन ऑपरेटर के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं। तो तीसरा एलिमेंट यहाँ भी एक्सेस हो रहा है। अब मैं एक और ऐड करने वाला हूँ, लेकिन ऐड करने का तरीका इस बार अलग है। इस बार हम यूज़ कर रहे हैं डिफाइंड प्रॉपर्टी। डिफाइंड प्रॉपर्टी मेथड की मदद से भी कोई एलिमेंट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ये पहले लेता है कि कहाँ पे ऐड करना है, हमें एरे में ऐड करना है, किस इंडेक्स पे ऐड करना है, 4 वाले इंडेक्स पे ऐड करना है, कितना ऐड करना है। मैंने बोला 50 ऐड कर दो, बस इतना ही। अभी के लिए मैंने इतना ही ऐड किया, और अब क्या बोल रहे हैं, एरे को प्रिंट कर लो। तो अभी हमें ये कंफर्म करना है कि जब ये ERY प्रिंट करेगा तो एरे में 4 नहीं 5 एलिमेंट आना चाहिए, 10 20 30 40 एंड 50। 50 ये, क्योंकि यहाँ पे एक नया वैल्यू ऐड किया गया था 4th इंडेक्स पे इस एरे में। अब इसको चला के देखते हैं, बट उससे पहले मैं लूप वाले को कर रहा हूँ कमेंट, सेव किया, क्लियर स्क्रीन, और आ रहा है 50। यानी डिफाइंड प्रॉपर्टी की मदद से भी कोई वैल्यू एरे में ऐड किया जा सकता है। अब डिफाइंड प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं तो ना केवल वैल्यू, हम कुछ एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हैं उसमें। फॉर एग्जाम्पल हम ये डिसाइड करवा सकते हैं कि ये रीड ओनली होगा या राइटेबल होगा, यानी ये मॉडिफाई यूजर के द्वारा किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। अगर हम राइटेबल फॉल्स कर दें तो कोई कभी 50 को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा, यानी 4th इंडेक्स जो होगा वो आई म्यूटेबल हो जाएगा, रीड ओनली हो जाएगा। अगर हम चाहें तो अगला एट्रीब्यूट भी दे सकते हैं, कॉन्फ़िगरेबल। हम चाहते हैं कि इसको कोई डिलीट ना कर पाए, तो इसको कॉन्फ़िगरेबल कर देंगे फॉल्स, तो ये डिलीट नहीं हो पाएगा। सिमिलरली उसी तरह से एक इसका एट्रीब्यूट होता है इनमरेबल, और इनमरेबल बाय डिफॉल्ट हर एलिमेंट का ट्रू होता है, लेकिन हमने 50 का क्या कर दिया, फॉल्स। 4th इंडेक्स पे जो एलिमेंट डिफाइन हुआ था उसका इनमरेबल एट्रीब्यूट को फॉल्स कर दिया गया। अब इससे क्या होगा, एक बार एरे को सबसे पहले प्रिंट करते हैं फिर से, ARY ऑलरेडी यहाँ प्रिंट हो रहा था, तो इसको करते हैं डिलीट। एक बार डिफाइन करने से पहले प्रिंट करना है, और एक बार डिफाइन करने के बाद यहाँ पे। तो यहाँ तक अगर देखें तो 40 आया होगा, और यहाँ पे 50 आना चाहिए। एक बार इसको चलाते हैं, तो पहले था 40 और अब आ गया 50, यानी एलिमेंट अभी भी ऐड हुआ है बट वो इनमरेबल नहीं है। इसका क्या मतलब है, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फॉर इन पे, सेव किए,
CLS एंड देन सेम एप्लीकेशन। तो इस बार अगर हम देखें तो इंडेक्स हमारा 4 तक नहीं गया, 3 तक ही रह गया। क्यों? क्योंकि लास्ट एलिमेंट इनमरेबल नहीं था। इसको क्रॉस वेरीफाई करना है तो एक बार ट्रू कर लेते हैं और सेम एप्लीकेशन को दोबारा रन करवाते हैं और इस बार हमें इंडेक्स मिल रहा है 4। तो बेसिकली फॉर इन जो है वो इंटरनली इनमरेबल एट्रीब्यूट को यूज करता है। अगर इनमरेबल एट्रीब्यूट ट्रू है तो फॉर इन में वो प्रॉपर्टी एट्रीब्यूट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। और बाय डिफॉल्ट हर एरे का एलिमेंट, ऑब्जेक्ट का एलिमेंट इनमरेबल ट्रू होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट डॉट डिफाइंड प्रॉपर्टी की मदद से हम चाहे तो वो एट्रीब्यूट चेंज कर सकते हैं। इनमरेबल ट्रू कर सकते हैं, इनमरेबल फॉल्स कर सकते हैं। ये एरे पे एग्जांपल लिए हैं, सेम चीज हम लोग ऑब्जेक्ट पे भी कर सकते हैं। तो खुद से चला के देख लेना है क्योंकि इसमें कोई अंतर नहीं है। तो ये इनमरेबल था, इनमरेबल में इतना ही है। अगला जो है वो थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है आइट्रेटर। तो उसके लिए एक अलग से डेमो लेते हैं। डेमो 7.js और जो आइट्रेटर्स है, आइट्रेटर इनमरेबल का हाँ धर्म, एनी क्वेश्चन? इनमरेबल का मतलब किसी भी मतलब कि वो एलिमेंट को हम लोग फॉल्स कर सकते, कोई जरूरी नहीं है कि नया ही वैल्यू दे करके उसको फॉल्स बनाना है। मतलब किसी भी, जैसे कि 1 डाल देते हैं, मतलब इंडेक्स हाँ एरे हाँ, राइट राइट, इंडेक्स 4 के यस 1 और वैल्यू डिलीट करेंगे और इनमरेबल फॉल्स। या यस करेक्ट। किसी भी एलिमेंट का एट्रीब्यूट आप चेंज कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। करेक्ट है, मतलब जरूरी नहीं कि न्यू एलिमेंट का ही हो, हम चाहे तो इंडेक्स 4 का भी कर सकते हैं, इंडेक्स 3 का भी कर सकते हैं, 2 का भी कर सकते हैं, 1 का भी कर सकते हैं। क्योंकि हमें कभी कभी ऑब्जेक्ट को हमें immutable बनाना पड़ता है तो पूरे ऑब्जेक्ट पे कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट के किसी एक एट्रीब्यूट को करना पड़ता है जो कि ऑब्जेक्ट ऑलरेडी डिफाइंड है, एट्रीब्यूट भी ऑलरेडी डिफाइंड है, बस उस एट्रीब्यूट का बिहेवियर चेंज करना है, उसको रीड ऑनली बनाना है। तो उस केस में ऑब्जेक्ट और डिफाइंड प्रॉपर्टी को यूज किया जा सकता है। अभी यहाँ पे ये क्या करेगा, अगर ये 4th इंडेक्स नहीं मिलेगा तो उसमें ऐड कर देगा। अगर ये 4th इंडेक्स रहता ऑलरेडी एरे में तो ये उसको अपडेट कर देता, मॉडिफाई कर देता उसके प्रॉपर्टी को। ठीक है, करेक्ट। ओके। तो आगे चलते हैं और हम लोग आइट्रेटर की ओर चलते हैं। और आइट्रेटर का यूज कौन करता है? तो फॉर के साथ जो ऑफ ऑपरेटर को यूज करता है वो इंटरनली आइट्रेटर को यूज करता है। अब अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग होता है ये बाय डिफॉल्ट, इसके स्ट्रिंग भी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है, इंटरनली एरे भी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट है ही। और बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग एंड एरे, स्ट्रिंग एंड एरे जो होता है उसके अंदर आइट्रेटर होते हैं, बाय डिफॉल्ट होता है आइट्रेटर, और इसीलिए हम उस पर फॉर ऑफ को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल str, हेलो, पिछला वाला में तो यूज ही नहीं करता है इसको, ओके। और एक हम लेते हैं एरे, फिर से 10, 20 और 30। तो इन ऑपरेटर का यूज किए थे तो की मिला था, ऑफ का यूज करेंगे तो वैल्यू मिलेगा ऑफ। और str को लेते हैं, इस बार स्ट्रिंग पे चला रहे हैं, कंसोल डॉट लॉग एक्स, सेव मूव 7। तो इस बार हेलो मिल रहा है, हर एलिमेंट को हम आइट्रेट कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि str ऑब्जेक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट पहले से भरा हुआ है आइट्रेटर। सिमिलरली str की जगह पे मैं एरे को यूज कर रहा हूँ और इसको भी हम लोग आइट्रेट कर सकते हैं। वाई, हालांकि ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं डेमो 7। तो ये आइट्रेट हो रहा है, ठीक है। अब आगे आइट्रेटर को और समझाएंगे और डिटेल में ले जाएंगे, इसके लिए डेमो 8 और एरे पे थोड़ा स्पेसिफिक होते हैं। और अब हम चाहते हैं कि बिना फॉर का इसके हर एलिमेंट को आइट्रेट करें। तो पहले से तो कई तरीका है, हम लोग सिंपल लूप लगा के इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एरे पे फॉर ईच मेथड है, हम उसके थ्रू भी कर सकते हैं। फॉर ऑफ भी अभी देख लिए। फॉर ऑफ इंटरनली कैसे काम करता है उस चीज को हम चाहें तो डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। आई मीन एरे के अंदर जो आइट्रेटर बना होगा उस आइट्रेटर का रेफरेंस निकाल लेंगे एरे से और उस आइट्रेटर को डायरेक्ट हम यूज कर सकते हैं। तो पहले डायरेक्ट यूज करेंगे और फिर
किसी ऑब्जेक्ट में अपना आइट्रेटर भी डालेंगे। एक बार उस चीज को यहाँ पे लेंगे, वेर ओबीजे, अगर ओबीजे पे हम अगर फॉर ऑफ को चलाएं तो वो नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, इसका रीजन है फॉर लेट एक्स ऑफ ओबीजे, और ये नहीं चलता है, ये एरर आता है यहाँ पे। और एरर आने का रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट आइट्रेटर्स नहीं होते हैं। नो आइट्रेटर फंक्शन, आइट्रेटर एक फंक्शन है, फंक्शन बट डिफाइन किया जा सकता है और हम करेंगे भी। फॉर लेट एक्स ऑफ ओबीजे एंड देन कंसोल डॉट लॉग एंड एक्स, इसको एक बार चलाते हैं, डेमो 7 8, और ये नहीं चला, बोल रहा है ओबीजे इज नॉट आइट्रेबल। ओबीजे आइट्रेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ओबीजे के अंदर आइट्रेटर फंक्शन नहीं है, इसलिए ये नहीं चल रहा है। तो इस पे हम आएंगे, अपना आइट्रेटर बनाएंगे ऑब्जेक्ट के लिए और फिर वो चलना शुरू कर देगा। बट उससे पहले इंटरनली जो आइट्रेटर बना होता है उसको एक्सेस करके देखते हैं। तो ये एरे है और इसका आइट्रेटर हमें निकालना है। एक वेरिएबल बना लेते हैं, किसी भी नाम से बना सकते हैं, लेकिन मैंने नाम रखा है आइट्रेटर। अब जो आइट्रेटर फंक्शन होता है वो सिंबल डॉट आइट्रेटर के नाम से होता है, आइट्रेटर, और ये एक फंक्शन है। तो इसका मैंने रेफरेंस निकाल लिया, लेकिन ये किसका, तो यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा, एरे। मैंने बोला कि एरे के अंदर जो आइट्रेटर फंक्शन है उसका रेफरेंस दे दो, और ये प्रूफ करता है कि एरे के अंदर आइट्रेटर, अगर ये लाइन चलता है, अगर ये लाइन चलता है इसका मतलब एरे के अंदर आइट्रेटर था। इन जनरल हम लोग एरे को कैसे यूज करते हैं, उसका इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं लाइक 1, और लास्ट में फंक्शन भी नहीं लगाते हैं ऐसे, तो ये वैल्यू दे देता है। लेकिन हमें वैल्यू नहीं चाहिए, उसके अंदर एक स्पेशल फंक्शन पड़ा हुआ है, बाई डिफॉल्ट है, आउट ऑफ द बॉक्स है, उस फंक्शन को हम चाहते हैं, उस फंक्शन का रेफरेंस चाहते हैं, तो डायरेक्ट उस फंक्शन का नाम प्रोवाइड करना पड़ेगा, और आइट्रेटर का नाम होता है सिंबल डॉट आइट्रेटर। तो ये यूज कर लिए, और ये एक फंक्शन है तो ये स्पेसिफाई कर दिए, उसका रेफरेंस आ गया, अगर आ गया होगा तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। आइट्रेटर, एक बार इसका डेफिनेशन देखते हैं कि ये आइट्रेटर में आखिर है क्या। अब चलाते हैं, और ये बोल रहा है कि एक जो आइट्रेटर हमें मिला है वो एक तरह का ऑब्जेक्ट मिला है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है, ऐसा ये बोल रहा है। एरे का आइट्रेटर दिया है जो ब्लैंक टाइप का है, बट मेरे को पता है कि आइट्रेटर के अंदर एक फंक्शन होता है जिसका नाम नेक्स्ट होता है। तो हम एक और वेरिएबल बना रहे हैं एक्स, या फिर ए बना रहे हैं, और मैं इस बार लिखने वाला हूँ आइट्रेटर। ये चीज़ें थोड़ी नई होगी, थोड़ा लगेगा, बट थोड़ी देर बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। एरे के साथ ऐसा हम लोग इन जनरल यूज़ नहीं करते हैं जो अभी मैं कर रहा हूँ। आइट्रेटर का रेफरेंस निकाला और आइट्रेटर पे मैंने एक फंक्शन कॉल किया है जिसका नाम है नेक्स्ट। अब ये एक ऑब्जेक्ट दे दिया होगा, उस ऑब्जेक्ट को प्रिंट करते हैं। पहले इसको मैं कमेंट कर दूँ, चीज़ों को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए ऐसा। और फिर कंसोल डॉट लॉग, और इस बार मैं ए को प्रिंट करने वाला कि अगर आइट्रेटर पे नेक्स्ट को कॉल करे तो वो क्या करता है। अब जब नेक्स्ट को कॉल किए तो हमें एक ऑब्जेक्ट मिला जिसमें वैल्यू मिल गया 10, और डन एट्रीब्यूट आया क्या, फॉल्स। और 10 अगर देखें तो पहला एलिमेंट है, तो मुझे लगा, तो हमें समझ में आया कि वो अच्छा, आइटरेटर के थ्रू भी वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। एक्चुअली में फॉर ऑफ जो होता है वो आइटरेटर को ही यूज करता है, हम लोग डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं आइटरेटर को, वही यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। अब इसको मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास 3 एलिमेंट है, तो आइटरेटर को हम 3 बार कॉल कर सकते हैं, और हम 3 वेरिएबल बना ले रहे हैं। हालांकि इसको लूप में भी रैप कर सकते हैं, एंड उसी से करेंगे, बट समझने के लिए मैं इसको 3 बार कॉल कर रहा हूँ ऐसे। सेव, और एक और चलाते हैं। अब देखें तो हर एलिमेंट हमने एक्सेस किया, 10 को भी किया, 20 को भी किया, 30 को भी किया। एक बार और ट्राई करते हैं, इसमें 3 ही एलिमेंट था, बट एक बार और ट्राई करते हैं, और इसको नाम रख रहे हैं डी। जैसे 0 2 इंडेक्स तक है, बट हम तीसरा इंडेक्स ट्राई कर रहे हैं, वैसा एलिमेंट जो उसमें है ही नहीं। और अब अगर चलाएं तो हम देखें तो थोड़ा डिफरेंस हमें नजर आया। जब तक हमें वैल्यू मिला तब तक डन का वैल्यू क्या था, फॉल्स था, लेकिन जैसे ही बिना वैल्यू वाले पे हम गए डन का वैल्यू चेंज हो चुका था, वो ट्रू था। यानी जितने एलिमेंट्स थे ऑलरेडी हम लोग ऑलरेडी आइटरेट हो चुका है। तो फॉर ऑफ जो लूप है वो इंटरनली क्या करता है, वो डन को चेक करता है,
अगर डन में वैल्यू फॉल्स है तो वो आइट्रेट करते जाता है करते जाता है करते जाता है, और जैसे ही डन मिलता है तो वो आइट्रेट करना बंद कर देता है। ये सेम चीज हम लोग अभी करके देखे, और इसको लूप के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन फॉर लूप को यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, अपना लूप लगा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लूप लगा दिया वाइल, और ये इनफाइनाइट लूप बना लिए ट्रू, या फिर इसको लिख देते हैं 1 = 1, जब तक एक बराबर हो एक के हमेशा होगा, इनफाइनाइट है। और अब हम क्या करने वाले हैं, आइट्रेटर को कॉल करने वाले हैं। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, obj इक्वल्स टू आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट, आइट्रेटर डॉट नेक्स्ट। अब इसके वैल्यू को चेक करेंगे, तो उससे पहले ये चेक कर लेते हैं obj डॉट डन, एट्रीब्यूट है तो मिल जाएगा। डन में अगर ट्रू मिला होगा तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, अगर डन में ट्रू फॉल्स मिला होगा तो इफ के अंदर जाएगा, अगर डन में ट्रू होगा तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, और इफ के अंदर नहीं जाएगा तो एल्स पे आएगा, और एल्स पे जब आएगा तो लूप को हम कर रहे हैं ब्रेक, क्योंकि ये लूप था इनफाइनाइट। और अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू को सिंपली प्रिंट कर देंगे कंसोल डॉट लॉग, और वैल्यू कहाँ मिलेगा, obj डॉट वैल्यू, क्योंकि नेक्स्ट जो आउटपुट देता है, जो रिटर्न करता है ऑब्जेक्ट, उसमें दो ही एट्रीब्यूट है, वैल्यू और डन। तो हमने चेक किया, डन में अगर फॉल्स है तो वैल्यू प्रिंट करो, डन में अगर ट्रू है, डन में अगर ट्रू है तो एल्स पे आएगा, लूप को ब्रेक कर लेगा। तो ऐसे भी हम एक्सेस कर सकते हैं बिना फॉर ऑफ का। फॉर ऑफ इंटरनली आइट्रेटर को यूज करता है, हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट आइट्रेटर को यूज कर रहे हैं। अब ये जो डायरेक्ट वाला था उसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ, सारे कमेंट हो चुके हैं, अब हमें हर वैल्यू मिलना चाहिए। तो वैल्यू मिल रहा है 10, 20, 30, यानी एग्जैक्ट हम लोग आइट्रेटर को यूज करके ये काम करते हैं, जैसा कि फॉर ऑफ करता था। फॉर ऑफ को अगर हटा दें, अनकमेंट करें, अच्छा ये ऑब्जेक्ट पे था, सॉरी, ऑब्जेक्ट पे तो वो चलेगा नहीं, तो हम लोग अपना आइट्रेटर बना के चलाना शुरू कर देंगे। तो ये हमारा आइट्रेटर था। नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग क्या करने वाले हैं, आइट्रेटर ऑब्जेक्ट पे चलता नहीं है, क्योंकि आइट्रेटर बाय डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट पे होता नहीं है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ऑब्जेक्ट में आइट्रेटर डालेंगे और उसके बाद फॉर ऑफ चलाएंगे, फॉर ऑफ चलाएंगे ऑब्जेक्ट पे भी, जो कि आउट ऑफ द बॉक्स बाय डिफॉल्ट नहीं होता है। तो एक और एग्जाम्पल लेना, demo9.js, कॉपी एक और कर, पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बताइए, जब भी कोई पॉइंट जैसे हो, कि क्वेरी हो तो तुरंत डिस्कस करना है आगे बढ़ने से पहले। हाँ जैसे कि ये तो मतलब कि समझ में आया इटरेटर, तो सेम चीज जैसे सी शार्प में, अगर कोई सी शार्प जानता होगा, तो मैं एक क्लास था, मतलब जब आप मतलब लास्ट जब हम लोग डिस्कस किए थे तो मैं बोला था कि स्टेट मेंटेन करता है, ऐसा कुछ वर्ड बोला था। ठीक है। ठीक आई है। आई नेबरेबल जो होता है स्टेट मेंटेन नहीं करता है, बट आई इटरेटर जो होता है स्टेट मेंटेन करता है। तो इसका कहने का मतलब सेम चीज मैं यहाँ पर भी जो आप एग्जांपल दिए तो मेरे को पूरा क्लियर हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैं सी शार्प में ऑलरेडी ये सब यूज करता हूँ। तो ओके। एक यहाँ पे एक एडिशनल आप पॉइंट और भी बोल सकते हैं कि ये भी सेम काम करता है। आई इटरेटर जो होता है स्टेट मेंटेन करता है, आई नेबरेबल नहीं करता है। अब यहाँ पे मैं कैसे एग्जांपल बताता हूँ। आप या लूप में दो 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 ही प्रिंट कराइए, लाइक 0 से स्टार्ट करिए इंडेक्स से, और 2 इंडेक्स यहाँ तक प्रिंट कराइए लूप में, जैसे कि फिक्स कर दीजिए कि 2 ही हमको यहाँ पे एलिमेंट प्रिंट करना है। ठीक है। ठीक है। हाँ काउंटर और लगा फिर के से कर सकते हैं ना। जैसे ये इनफाइनाइट लूप है तो इनफाइनाइट ना करके काउंटर लगा लेंगे और उतनी बार चला लेंगे। करेक्ट। तो आप काउंटर लगा के मान लीजिए 2 एलिमेंट यहाँ प्रिंट करा दीजिए, फिर से नेक्स्ट व्हाइल लूप लगाइए, और हम्म, फिर से मतलब कि नेक्स्ट मतलब कि स्टार्ट कीजिए इटरेटर। वो ठीक क्या है। होगा, आपको मतलब रिपीट नहीं करेगा फ्रॉम 1 टू, लाइक इट विल प्रिंट मींस स्टार्ट करेगा हाँ। जहां से ये छोड़ा है इटरेटर, समझ रहे हैं। जैसे 2 एलिमेंट अगर प्रिंट हो गया पहला लूप में, तो दूसरा लूप से स्टार्ट होगा वो थर्ड एलिमेंट से। ठीक है। एग्री। तो आइट्रेटर को पता है कि उसका स्टेट लास्ट कहाँ था, तो स्टेट मेंटेन कर रहा है कि लास्ट इंडेक्स वो कहाँ था और कहाँ पे छोड़ा है। तो नेक्स्ट लूप में वो वहां से स्टार्ट करेगा, तो उसको बोलते हैं स्टेट मेंटेन करना। अगर यही चीज आप मतलब आई इनमरेबल में करते हैं, तो वहां अगर यूज करेंगे जैसे कि वो की वैल्यू, तो लूप लगाइए वहां पे, हमेशा वो पहला इंडेक्स से ही शुरू करेगा, उसमें कोई स्टेट मेंटेन नहीं करेगा आपका एलिमेंट का, कि आप लास्ट स्टेट मतलब कहाँ पे छोड़े थे। जैसे अगर एक एक करके आप प्रिंट किए थे, तो देखिए हमेशा नेक्स्ट नेक्स्ट उसको पता है कि अगला नेक्स्ट कहाँ पे है, तभी तो प्रिंट कर रहा है अगला वैल्यू। हमेशा 3 बार आप नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक किए, तीनों वैल्यू अलग अलग आया। ये कोई नहीं सोचा कि मतलब भाई आइटरेटर नेक्स्ट किया तो पहला वैल्यू ही क्यों नहीं आया, हमेशा मतलब कि नेक्स्ट क्यों आया।
तो वो स्टेट कहीं ना कहीं मेंटेन कर रहा है कि हाँ पहला वैल्यू ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, ये दूसरा है सेकेंड वाला में, तीसरा लाइन में तीसरा वैल्यू का है। तो स्टेट मेंटेन करने का मतलब हुआ। समझ रहे मेरा एग्जैक्ट पॉइंट? बिल्कुल एग्जैक्टली वैसा ही होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल में हम लोग हाँ। एक्चुअल में वो स्टेट डिफाइन भी करने वाले हैं। तो चूंकि उस स्टेट ओके। को हम लोग खुद ही बनाएंगे तो पूरी कंट्रोल होगी हमारे पास। आई मीन अभी तक का जो ओके। चीज है हम लोग देख रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स आइटरेटर। तो बाई डिफॉल्ट करेक्ट। आइटरेटर होता है एरे में, स्ट्रिंग में, ऑब्जेक्ट में नहीं होता है। और धर्म का पॉइंट बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। आइटरेटर डॉट नेक्स्ट जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो हमने 4 बार आइटरेटर डॉट नेक्स्ट को यूज किए तो 4 एलिमेंट मिला। आई मीन स्टार्टिंग हमेशा शुरू से नहीं हुआ, पहला अगर ऑलरेडी एक्सेस हो चुका है तो नेक्स्ट करने पे अगला ही मिलता है, फिर नेक्स्ट करने पे अगला ही मिलता है। क्यों? क्योंकि आइटरेटर इंटरनली एक स्टेट मैनेज करता है और उस स्टेट में इंडेक्स का वैल्यू पड़ा होता है, इसीलिए हमेशा वो उस इंडेक्स से ही वैल्यू उठा के देता है। तो ये उनका कहना है। और सी शार्प से वो एग्जाम्पल रिलेट कर रहे थे इस चीज को कि सी शार्प में भी वो आइटरेटर यूज करते हैं और वहां पे भी वो ऐसे ही काम करता है, वहां भी ये स्टेट मेंटेन करता है। तो बिल्कुल सही है, जावास्क्रिप्ट में भी ये स्टेट मेंटेन करता है। स्टेट यानी इंडेक्स का पोजीशन मेंटेन करता है कि अगर आप दो नेक्स्ट ऑलरेडी यूज कर चुके हैं तो इंडेक्स 0 1 इंडेक्स 2 पे आ गया होगा। बिल्कुल सही बात है। और इस पे और भी ट्रांसपेरेंसी आने वाला है क्योंकि अगला जो एग्जांपल है जिसमें आइटरेटर हम लोग खुद बनाने जा रहे हैं, तो चूंकि हम आइटरेटर बनाने वाले हैं तो हमें वो स्टेट भी रखना पड़ेगा और उस स्टेट को मेंटेन भी करना पड़ेगा। यानी जब जब यूजर नेक्स्ट को कॉल करेगा तो हमें इंडेक्स प्लस प्लस करना पड़ेगा। तो अगले एग्जाम्पल से पूरा क्लियरिटी, पूरा विजिबिलिटी आने वाला है क्योंकि स्टेट हम लोग खुद बनाने वाले हैं। तो अभी तक में स्टेट मान के चल रहे हैं हम लोग कि वो मेंटेन करता होगा, तभी हमें नेक्स्ट वैल्यू वो दे रहा है बेस्ड ऑन दैट प्रीवियस स्टेट। और बिल्कुल सही चीज़ है, तो वो चीज़ अभी हम लोग बना के देख लेते हैं। खुद स्टेट वेरिएबल बनाएंगे आइटरेटर के अंदर और खुद ही उसको मैनेज करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि नहीं सेम ही वैल्यू हर बार दे तो वो भी कर सकते हैं, जंप करा के दे, हम इवन ऑर्डर में वैल्यू देना चाहते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। क्योंकि इस बार आइटरेटर हमारा होगा, स्टेट हमारा होगा, जैसे चाहे वैसे मैनेज करेंगे। और बेसिकली हम लोग बनाने वाले हैं ऑब्जेक्ट के लिए। तो एग्जाम्पल 9 पे चलते हैं। और ये ऑब्जेक्ट हमारा नहीं चल रहा था, सेम एग्जाम्पल 9 में ले रहे हैं और फिर यहाँ से चलाएंगे। इसको करने वाला हूँ अनकमेंट और एक बार इसको चला के फिर से एरर देखते हैं। एरर आए और फिर सॉल्यूशन मिले तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसलिए इसको डेमो 9 और चला, फिर से ये बोल रहा है कि ओबीजे इज नॉट आइट्रेबल। तो ठीक है, अब इसको बना देंगे आइट्रेबल। तो कैसे बनाएंगे इसको आइट्रेबल? तो इस ओबीजे के अंदर डालना पड़ेगा उस आइट्रेटर फंक्शन को। जिस ऑब्जेक्ट के अंदर आइट्रेटर फंक्शन होता है वो ऑब्जेक्ट आइट्रेबल कहलाता है। तो इसके अंदर डालते हैं आइट्रेबल फंक्शन। कैसे डालेंगे? तो डालना आसान है, ओबीजे और इसके अंदर डाल दीजिए सिंबल डॉट आइट्रेटर, सिंबल डॉट आइट्रेटर, आइट्रेटर। और ये क्या होगा? ये एक फंक्शन होगा। अब इस बार देखिए फंक्शन का रेफरेंस नहीं निकाल रहे, फंक्शन बना रहे हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें 8 तो यहाँ पे हम रेफरेंस निकाल रहे थे फंक्शन का, लेकिन 9th नंबर एग्जाम्पल में रेफरेंस नहीं चाहिए, मैं खुद बोल रहा हूँ कि आइट्रेटर एक फंक्शन बना रहे हैं। इस आइट्रेटर को इन जनरल थोड़ा सा इसको और लाइट अगर डालें हम तो ऐसे इंडेक्स के थ्रू भी ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया जा सकता है। जैसे ऐसे डालते हैं ए और ए में वैल्यू था 10 और इस बार कर दिए हम 10,000। थोड़ा सा लाइट जरूरी है, तो इसको कमेंट किया। और अगर यहाँ पे ओबीजे को प्रिंट करे तो ए का वैल्यू ओवरराइट हो चुका होगा। अगर प्रिंट कराए कंसोल डॉट लॉग एंड ओबीजे, तो ओबीजे में ए और बी तो होगा, बट जो ए का वैल्यू होगा वो 10 नहीं होगा, 10,000 होगा। और इससे पहले इसको कर देता हूँ कमेंट क्योंकि ऐसे भी ये चल नहीं रहा है। और इसको करते हैं कट और इसको रखेंगे आइट्रेटर के नीचे, क्योंकि आइट्रेटर बन जाएगा तो ये चलना भी शुरू हो जाएगा। तो ये हो गया। तो यहाँ पे क्लियर है, बट एक बार चला लेते हैं। तो ए में 10,000 आ रहा है, थोड़ा सा और इस पे लाइट डालना है। अगर हम वैसा की डाले जो उसमें है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल सी, और इसमें हम डाल दिए 2,000, सी उसमें नहीं था, और तब अगर हम सी डालेंगे तो ये उसको क्रिएट कर देगा, कंसोल डॉट लॉग एंड देन ओबीजे। तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं। और ये आई मीन एरे चूंकि एक ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को एरे के थ्रू भी एक्सेस किया जा सकता है।
स्क्वायर ब्रैकेट और इंडेक्स वाला सिंटेक्स हम यूज कर सकते हैं, बट इंडेक्स की जगह हमें की का नाम प्रोवाइड करना पड़ता है। तो लास्ट वाला अगर एग्जांपल देखें तो सी की भी ऐड कर दिया होगा। एक बार इसको चला के देखते हैं और देख रहे हैं हम लोग कि सी में क्या है, 2000 भी आ गया है। तो जैसे सी की को ऐड किया गया है, बिल्कुल वैसे ही एक नई चीजें हम डालने जा रहे हैं, एक फंक्शन डालने जा रहे हैं। और इस बार जो हम फंक्शन डाल रहे हैं वो कौन सा फंक्शन है, आइट्रेटर। और जैसे ही आइट्रेटर ऑब्जेक्ट के अंदर आएगा फॉर ऑफ चलना शुरू हो जाएगा। तो आइट्रेटर बना दिया। अब ये जो आइट्रेटर बना रहे हैं तो इसके अंदर से इस आइट्रेटर में अब हमें तीन चीजें मेंटेन करनी पड़ेगी जो कि आउट ऑफ द बॉक्स था। एक था नेक्स्ट फंक्शन, ये होना चाहिए, और नेक्स्ट फंक्शन जो रिटर्न करेगा वैल्यू वो एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उस ऑब्जेक्ट में होना चाहिए एक वैल्यू एट्रीब्यूट जिसमें रहेगा वैल्यू, और एक दूसरा एट्रीब्यूट रहना चाहिए डन। अगर डन ट्रू भेज रहे हैं तो वहीं पे लूप रुक जाएगा, अगर फॉल्स भेज रहे हैं तो वो कंटिन्यू आइट्रेट करते चला जाएगा। तो ये तीन चीजें मेंटेन करना पड़ेगा। और जो कि धर्म जैसा बता रहे थे कि एक स्टेट चाहिए, तो स्टेट भी हमें मेंटेन करना पड़ेगा। करेंट काइंड ऑफ कुछ ले लेंगे ऐसा। तो करेंट टाइप से एक बना करके और उसको ले चल सकते हैं। ये प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इस केस में हमें इंडेक्स नहीं मिलेगा, तो प्लस प्लस नहीं कर पाएंगे। आइट्रेटर तो डाल देंगे बट प्लस प्लस कैसे होगा। लूप इंडेक्स करेंट वन प्लस, सेकंड एक छोटा सा टेस्टिंग करके देखते हैं। इंडेक्स से शायद ये नहीं चलेगा, तो हमें दूसरा एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसे अगर हम टू इंडेक्स दे, ये चलेगा क्या, कोई श्योर है? आई डोंट थिंक कि ये चलेगा। एक बार इसको चला लेते हैं। लास्ट एग्जांपल, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, अनडिफाइन आ रहा है, इंडेक्स के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये एग्जांपल थोड़ा गलत हो जाएगा आइट्रेटर के लिए। इस एग्जांपल को यहीं पे छोड़ते हैं और एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। डेमो 10.js, एक रेंज टाइप का कुछ ऑब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर क्लास ले सकते हैं। एक क्लास बना लेते हैं रेंज, और रेंज में एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं, दो वेरिएबल बना लेते हैं। स्टार्ट कहाँ से शुरू करना है रेंज को और कहाँ पे एंड करना है। डिफ़ॉल्ट अगर यूज़र कुछ वैल्यू ना दे तो डिफ़ॉल्ट भी रख लेते हैं, एक से शुरू करना है और 5 तक चलना है, ये हमने डिफ़ॉल्ट रख लिया। और ये है इसका दो इंस्टेंस ले लेते हैं, स्टार्ट इक्वल टू स्टार्ट। यहाँ पे दिस डॉट स्टार्ट और स्टार्ट दोनों में क्या अंतर है, कोई बता पाएंगे क्या? अगर किन्हीं को पता हो, दिस डॉट स्टार्ट और स्टार्ट दोनों में क्या डिफरेंस है? मेरे को क्या लग रहा है, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि अगर दिस डॉट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट एक नया मेंबर बनाएगा, स्टार्ट एंड इन, जो क्लास का मेंबर होगा। लेकिन अगर सिर्फ स्टार्ट कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर का मेंबर है जो कि लोकल होगा। एग्जैक्टली वही होता है। यहाँ कंस्ट्रक्टर चूंकि एक फंक्शन है, तो जब भी ये कंस्ट्रक्टर चलेगा तो दो वेरिएबल बनेगा, एक बनेगा स्टार्ट और एक बनेगा एंड। लेकिन जो चीज़ें दिस से रिप्रेजेंट किया गया है वो उस ऑब्जेक्ट लेवल पे बनता है। यानी कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल बना होगा, स्टार्ट एंड एंड। एंड जो ऑब्जेक्ट एक नया बना होगा उसके अंदर भी दो वेरिएबल बना होगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल होगा उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिस डॉट स्टार्ट को यूज किया गया है, और डायरेक्ट जो स्टार्ट है वो कंस्ट्रक्टर पे। तो ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया है हमारा। अगर ऑब्जेक्ट के कीज को देखें तो फॉर लेट ए इन, टाइम ज़्यादा हो गया क्या, कंसोल डॉट लॉग ए, टाइम मुझे लगता है समाप्त हो गया। कंटिन्यू कर सकते हैं क्या या रुक सकते हैं? और ये कंप्लीट कर दीजिए क्या? कंप्लीट कर ले, हाँ 10 मिनट में हो जाएगा, 5-10 मिनट में। एक छोटा एग्जांपल है, नोड डेमो 10, डेमो 10.js। वो भी ये क्या बोल रहा है, ये सेव नोड एक तो ही है। 10.js, obj is not defined, कुछ गलत लिख, अच्छा एक सही है। एक एक हाँ सेकंड। हाँ, ये एक मिस्टेक है। सेव,
तो यहाँ पे 2 की मिल रहा है, स्टार्ट और एंड। इससे पता चल रहा है कि ऑब्जेक्ट में 2 वेरिएबल बना हुआ था, एक था स्टार्ट और एक एंड था, इतना ही है। और रेंज में जो लोकल वेरिएबल बना हो 1 और 2, अगर वैल्यू को प्रिंट करे तो 1 और 2 प्रिंट होगा, बट ये आइट्रेट नहीं होगा, ऑफ के साथ ये नहीं चलेगा। तो ऑफ लगाने के लिए हमें इसमें आइट्रेटर बनाना है, तो मैं आइट्रेटर को बना रहा हूँ जल्दी से। रेंज, और रेंज का एक आइट्रेटर होगा, तो सिंपल सिंबल डॉट आइट्रेटर, आइट्रेटर, और ये एक फंक्शन होगा। अंदर तो रेंज के बदले दिस यूज कर सकते हैं और बाहर यूज करने का शायद रेंज डालना पड़ेगा। अच्छा ये वाला, अच्छा डायरेक्ट भी हाँ, यूज हो जाएगा, राइट राइट, सही बोल। तो आइट्रेटर एक फंक्शन बना लिए, इसमें कुछ लोकल वेरिएबल बना लेते हैं, लाइक एक बना लेते हैं करेंट, करेंट इक्वल्स टू दिस डॉट स्टार्ट, एक और बना लेते हैं लास्ट इक्वल टू दिस डॉट एंड। तो ये स्टेट बेसिकली यहीं से मैनेज करने वाले हैं। तो आइट्रेटर के अंदर ये हो गया। अब एक फंक्शन भी इसके अंदर बनाना है, नेक्स्ट, और ये जो फंक्शन होगा एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, और जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा उसमें 2 चीज़ होना चाहिए, वैल्यू और स्टेटस डन का। तो डन वाला स्टेटस में लिखता हूँ ट्रू, बट इससे पहले एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और करेंट, करेंट अगर छोटा हो या बराबर हो लास्ट के, छोटा या बराबर है लास्ट के, तो रिटर्न करना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में देंगे डन फॉल्स, अभी एंड नहीं हुआ है। और जो वैल्यू होगा उसमें हम क्या देंगे, तो हम लोग दे देते हैं करेंट, और यहाँ पे पोस्टफिक्स ऑपरेटर ये स्टेट मैनेज कर रहा है। जो वैल्यू अभी करंट में है पहली बार में 1 होगा, तो 1 को प्रिंट करेगा, और 1 को प्रिंट करने के बाद ये एरर दे रहा है, क्यों बढ़ा देगा। एक्चुअल में ये ऑलरेडी ये एक फंक्शन है, आइट्रेटर एक फंक्शन है, और फंक्शन के अंदर हम दूसरा फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, दैट्स व्हाई इट्स एन एरर। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न, बेसिकली जो आइट्रेटर फंक्शन है वो रिटर्न करना चाहिए एक फंक्शन जो कि नेक्स्ट फंक्शन होगा। तो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, और उसके अंदर ये फंक्शन है नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट की जो फंक्शन, सो इसको ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर अगर फंक्शन दिखाना है, डिफाइन करना है, तो नेक्स्ट एंड देन फंक्शन की, और ये आइट्रेटर था सिंबल, सिंबल एंड देन आइट्रेटर, ओके। एंड नेक्स्ट ये क्या है, सेमीकोलन एक्सपेक्टेड, कोई इशू, इट्स अ फंक्शन एंड वी आर रिटर्निंग, सो ये सही होना चाहिए। एक बार सेव करते हैं, चला के देखते हैं। अनएक्सपेक्टेड टोकन कर्ली ब्रेस, लाइन नंबर 16, ये फंक्शन का स्टार्ट था और ये एंड, दिस लुक्स गुड। रिटर्न का स्पेलिंग, ओके, रिटर्न करेक्ट, ओके, सारा एरर चला गया है। फिर इसको सेव किया, स्क्रीन को क्लियर किया, और फिर से चलाते हैं डेमो 10, स्टार्ट और एंड, चूंकि इन ऑपरेटर को यूज किया था, और अब इनकी जगह पे मैं यूज करने वाला हूँ ऑफ। बाई डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट पे ऑफ ऑपरेटर नहीं चलता है क्योंकि उसमें आइट्रेटर नहीं होता है, लेकिन चूंकि हमने आइट्रेटर डिफाइन कर लिया है और ये बिल्कुल अगर ठीक ठाक डिफाइन हुआ है तो ये चलना चाहिए। तो सेव किया और एक बार और चलाते हैं। नो, अभी भी कुछ एरर है। क्या बोल रहा है ये, ओबी से नोड let a in I have not used the last error, let का spelling is correct, let is not defined, okay, so this is last not let। तो ये एक बेनिफिट भी है टाइप स्क्रिप्ट यूज करने का। क्लियर स्क्रीन, और एक बार फिर से चलाते हैं, और 1 to 5 यानी आइट्रेटर हमारा बिल्कुल सही चल रहा है, और 1 to 5 हम एक्सेस कर भी पा रहे हैं। तो एक और एग्जांपल इस पे लेते हैं, एक और नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं, y इक्वल्स टू न्यू रेंज, और इस बार हम रेंज भी प्रोवाइड करने वाले हैं। बाई डिफॉल्ट वो 1 to 5 ले रहा था, बट इस बार हम बोल रहे हैं कि 5 से चलो एंड देन 15 तक चलो।
5 to 15 तो ये चल दिया फॉर लेट बी ऑफ वाई, तो ये 15 तक चलेगा कंसोल डॉट लॉग एंड प्रिंट बी, सेव किया, clear a screen and then 1 to 5 and then 5 to, after 5 it should be 5 to 15, so 5 and then 5 से start किया and 5 to 15, so this is done, this is really great। तो हम लोग ऑब्जेक्ट के लिए क्लास बनाए थे और क्लास के अंदर हम लोग अपना आइट्रेटर फंक्शन बनाए, और चूंकि इस क्लास के अंदर आइट्रेटर फंक्शन है तो जब भी इसका इंस्टेंस बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट बनाया जिसको x पॉइंट कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया जिसको y पॉइंट कर रहा है, तो दोनों ऑब्जेक्ट में हमारा आइट्रेटर फंक्शन आएगा, और आइट्रेटर फंक्शन जिस ऑब्जेक्ट के अंदर है वो ऑब्जेक्ट आइट्रेबल बन जाता है। जो पहले एरर आता था कि ऑब्जेक्ट आइट्रेबल नहीं है, वो एरर अब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा x और y वो आइट्रेबल है, बिकॉज इसके अंदर आइट्रेटर फंक्शन है, और ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आउट ऑफ द बॉक्स है। हमने इसके अंदर नेक्स्ट मेथड बनाया है और ऑब्जेक्ट के अंदर डन का स्टेटस भी हम रिटर्न कर रहे हैं। तो आज के सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में कुछ और डिस्कस करते हैं। थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।